आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिरकुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। विजुअलाइजेशन यानी फ्यूचर के बारे में सोचना एक ऐसी जादुई चीज़ है जिसमें ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स विश्वास करते हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपनी फ्यूचर सक्सेस को देखेंगे तो आप उसे जल्दी हासिल कर पाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स आपको ये बताना भूल जाते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा। आपके सामने कई मुश्किलें आएंगी जब आप विजुअलाइज करते हैं, तो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसे सच्चाई में बदलना कितना मुश्किल हो सकता है। ये समरी आपको कई इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स के बारे में बताएगी, जैसे विजुअलाइजेशन काम कर सकता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आप इन टेक्निक्स के बारे में फैक्ट्स जानेंगे और जानेंगे कि वो कौन से बेहतर ऑल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शन हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। आप ऐसे क्विक सॉल्यूशन भी सीखेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से बेहतर बना पाएंगे। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, तो ये समरी आपको एक मिनट की ऐसी एक्सरसाइज सिखाएगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। हैप्पीनेस। खुश रहने से कई फ़ायदे होते हैं। इससे आप अच्छा महसूस करते हैं और यह आपको सक्सेसफुल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बनाए रखने में भी मदद करता है। खुश रहने से आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और बेहतर रिश्ते भी बना पाते हैं। खुश रहने से आपकी हेल्थ भी सुधरती है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, कई बीमारियों से बचाता है और एक लंबी और हेल्दी ज़िंदगी देता है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा पैसा कमाने से ज़्यादा खुशी मिलती है। 1970 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फिलिप ब्रिकमैन के द्वारा की गई स्टडी ने ये साबित किया है कि सच्चाई इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ब्रिकमैन ने ऐसे लोगों को बुलाया जिन्होंने लॉटरी जीती थी। इन लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लाखों डॉलर जीते थे। उन्होंने इन लोगों से पूछा कि जब उन्हें ये प्राइज़ मिला तो उन्हें कितनी खुशी हुई और उन्हें क्या लगता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। ब्रिकमैन ने उनके रोज़ के रूटीन में आए बदलाव के बारे में भी पूछा। क्या उन्हें ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है? क्या वो अपने दोस्तों से मिलजुल रहे हैं या खुलकर हंस रहे हैं? इन सवालों का जो जवाब मिला उसने उन्हें चौंका दिया। लॉटरी जीतने वाले ये लोग आम लोगों से ज़्यादा खुश नहीं थे, बल्कि जो लोग अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहे थे वो अपने रोज़ के रूटीन कामों को ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ज़्यादा पैसे से हमें ज़्यादा खुशी क्यों नहीं मिलती? इसकी वजह सिंपल है। इंसान हर नई सिचुएशन में खुद को बहुत जल्दी ढाल लेता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बड़ा घर या एक महंगी गाड़ी खरीदी। आपको शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपको इन नई ऐशो आराम की चीज़ों की आदत हो जाएगी और आप खुशी के एवरेज लेवल पर वापस आ जाएंगे। इससे भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि स्टडीज़ ने साबित किया है कि हमारे खुश रहने का लेवल 50% जेनेटिक होता है। इसलिए हमारी 50% खुशी ऐसी होती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा 10% एजुकेशन, इनकम और सोशल स्टेटस जैसे एक्सटर्नल चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। ये भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं होता है। इस रिसर्च से एक अच्छी बात ये पता चली कि हमारी 40% खुशी हमारे रोज़ के कामों से मिलती है। इसलिए कुछ चीज़ों को बदलने से आप हर रोज़ 40% ज़्यादा खुश रह सकते हैं। जर्नल में लिखना, एक डायरी रखना, एक दूसरे की मदद करना और चीज़ों के प्रति शुक्रगुजार रहना ऐसी छोटी छोटी आसान एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी खुशी को बढ़ा सकती हैं। परफेक्ट डायरी बनाने का फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये सीखना होगा कि एक्सप्रेसिव राइटिंग के ज़रिए नेगेटिव इमोशंस का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी अपने दोस्त से अपने पास्ट के बारे में बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को नज़रअंदाज करके कभी हील नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एक्सप्रेसिव राइटिंग से हमें किसी सदमे से बाहर निकलने में और बिना इधर उधर की बातें सोचे चीज़ों को साफ साफ देखने में मदद मिलती है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने का एटीट्यूड भी एक राइटिंग एक्सरसाइज है जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी में खुशी लेकर आता है। जैसा कि हमने लॉटरी जीतने वालों पर होने वाली स्टडी से देखा कि हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम उनके बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं, इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से ही कितनी चीज़ें हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखने से आपको अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिव यानी अच्छी चीज़ों को याद रखने में मदद मिलेगी। अपने परफेक्ट सेल्फ के बारे में सोचना भी एक राइटिंग एक्टिविटी है जो खुशी के लेवल को बढ़ाती है। जैसे ये सोचिए कि फ्यूचर में आपकी आइडियल या परफेक्ट ज़िंदगी कैसी होगी। आपको जो भी दिखता है उसे डिटेल में लिखिए और आप देखेंगे कि कैसे आपका मूड अच्छा हो रहा है। ये सभी एक्टिविटीज़ सिर्फ 1 मिनट में की जा सकती हैं। स्टडी से ये साबित हुआ कि इन 5 एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके अगर आप रोज़ कुछ मिनट जर्नल लिखते हैं तो आपकी खुशी बढ़ती है और इंसान के मूड को पूरी तरह से बदल देती है।
जैसे मंडे को उन 3 चीज़ों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ट्यूसडे को अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस को याद कीजिए और उसके बारे में डिटेल में सोचिए। वेडनेसडे को अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचिए, जितना हो सके उतना रियलिस्टिक रहिए और इमेजिन कीजिए कि आप जो पाना चाहते हैं वो सब आपने हासिल कर लिया है। थर्सडे को एक इंसान पर फोकस कीजिए और सोचिए कि उनसे बात करने का ये आपके पास आखिरी मौका है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए एक लेटर लिखिए। फ्राइडे को पिछले दिनों को याद कीजिए और उन 3 चीज़ों के बारे में लिखिए जिनकी वजह से आपको खुशी मिली थी और क्यों मिली थी। अगर आप अपनी खुशी बढ़ाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंसेस खरीदिए, चीज़ें नहीं। जैसे अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर के लिए जाइए, थिएटर में मूवी देखिए। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं। याद रखिए कि चीज़ें खरीदने से आप लंबे समय तक खुश नहीं रहते हैं, लेकिन अच्छी यादें हमेशा के लिए आपके साथ रहती हैं। मोटिवेशन। ये माना जाता है कि ऐसी कई स्ट्रैटेजीज हैं जो मोटिवेशन को बढ़ाती हैं। जैसे हम ज़्यादा काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती हैं जो प्रोडक्टिविटी की तलाश में रहते हैं। लेकिन स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करते। इससे शायद आप थोड़े समय के लिए को अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन आखिर में आप घबराने लगेंगे क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको और कितने काम करने होंगे। ये भी हो सकता है कि आप सपनों की दुनिया में ही जीते रहें और असल में कोई काम ही ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोटिवेशन को नहीं बढ़ा सकते। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेहतर प्लान बनाइए, टालमटोल करना बंद कीजिए और डबल थिंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। इस बुक के ऑथर रिचर्ड वाइसमैन ने एक बार मोटिवेशन की साइकोलॉजी को समझने के लिए एक स्टडी की। इस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स के अलग अलग गोल्स थे। कुछ लोग बेहतर रिलेशनशिप्स हासिल करना चाहते थे तो कुछ बेहतर करियर बनाना चाहते थे। जब स्टडी शुरू हुई तो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स को लग रहा था कि उनमें अपने सपनों को पाने की काबिलियत थी। 1 साल के बाद इन पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि उनमें से सिर्फ 10% लोग ही क्यों अपने गोल्स तक पहुंच पाए। रिचर्ड और उनकी टीम ने पाया कि जो 10% लोग सक्सेसफुल हुए थे, उन सभी में कुछ खूबियां एक जैसी थी। पहला, इन सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपनी जर्नी एक प्लान के साथ शुरू की थी। दूसरा, उन्होंने अपने गोल्स को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर किया था। दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने अपने प्लान्स को अपने तक ही रखा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो फेल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जिन्हें सक्सेस मिली थी, उन्हें इस बात पर गर्व हुआ था कि उन्होंने अपने गोल्स को शेयर किया और अपने प्लान्स पर टिके रहे। तीसरा, जो पार्टिसिपेंट सक्सेसफुल हुए थे वो खुद को ये याद दिलाते रहते थे कि जो वो पाना चाहते थे उससे उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती थी। अपने परफेक्ट फ्यूचर को सिर्फ विजुअलाइज करने के बजाय वो अपने द्वारा उठाए गए हर स्टेप के फायदे के बारे में सोचते थे। चौथा, जिन पार्टिसिपेंट्स को सक्सेस मिली थी, जब भी उन्हें कुछ भी हासिल होता था, चाहे छोटा या बड़ा, वो खुद को रिवॉर्ड भी दिया करते थे। आखिरी और सबसे ज़रूरी खूबी ये थी कि वो अपने गोल्स और प्लान को लिखते थे और डिटेल में लिखते थे। अपने गोल्स को रियल रखने के लिए उन्होंने जर्नल, सॉफ्टवेयर और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया था। 10 बातों की एक बात यह है कि अगर आपको अपने गोल्स को हासिल करना है तो आपको एक सही प्लान बनाने की ज़रूरत है। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ अपने प्लान को शेयर करने की ज़रूरत है। अपने प्लान को हासिल करने से होने वाले फ़ायदे खुद को याद दिलाते रहने की ज़रूरत है। जब भी आप कुछ हासिल करें तो खुद को रिवॉर्ड भी दें और सब कुछ लिखें। आप अपने जर्नल में इस मोटिवेशनल एक्सरसाइज को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना जनरल गोल लिखना है। अपने गोल को 5 स्टेज में बांटकर स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएं। हर स्टेप को ठोस, रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड रखिए। अपने पूरे गोल को हासिल करने के 3 सबसे ज़रूरी फ़ायदों को लिखिए। इसके बाद ये सोचिए कि जब आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। इसके बाद जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ अपना प्लान शेयर कीजिए। कभी कभी मोटिवेशन की कमी की वजह से आप हर चीज़ को टालते रहते हैं। स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि टालमटोल करना एक ऐसी चीज़ है जो ब्रेन को ये समझाती रहती है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हम इस बात से घबरा जाते हैं कि उसे पूरा करने में कितनी मेहनत लगेगी। कोई काम शुरू करने से पहले हमारा ब्रेन हमें कई वजह देता है कि हमें काम क्यों नहीं करना चाहिए। ये थकाने वाला काम है, ये काम बेकार है, मुझे शायद टीवी देखना चाहिए, मुझे थका हुआ महसूस हो रहा है इसलिए मुझे लेट जाना चाहिए। ऐसे बहानों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब आप इन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। इसलिए टालमटोल करने से बचने के लिए आपको एक काम को 5 मिनट तक करने के लिए खुद को मनाना होगा। जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप खुद ब खुद ज़्यादा काम करने लगे हैं।
डबल थिंकिंग विजुअलाइजेशन की ही तरह है। इस चैप्टर की शुरुआत में हमने सीखा कि विजुअलाइजेशन मोटिवेशन के लिए अच्छा टूल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे सही बैलेंस में रखें तो हम अपने मोटिवेशन के लेवल को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसका एक ही रास्ता है कि आप एक खास गोल को पाने से मिलने वाले फायदे पर ध्यान दें और जो भी मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं उन्हें ध्यान से स्टडी करें। जैसे एक बच्चे को परफेक्ट मार्क्स लाने पर फोकस करने के बजाय आपको उसे पढ़ने के प्रोसेस और रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए कहना चाहिए। इस तरह के विजुअलाइजेशन से उसे अपनी कमियों का सामना करने और ज़रूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी। अपने गोल्स को डबल थिंक करने और ज़्यादा हासिल करने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए यहाँ एक मिनट की एक्सरसाइज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले खुद से अपना गोल पूछिए, फिर उसके फ़ायदों के बारे में सोचिए और उन मुश्किलों के बारे में सोचिए जो आपके सामने आ सकती हैं। हर फ़ायदे और मुश्किल के बारे में डिटेल में सोचिए और उन्हें अपने जर्नल में लिखिए। क्रिएटिविटी। एलेक्स ऑसबॉर्न एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने बताया है कि अगर आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो आपको कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर बिना किसी रोक-टोक और क्रिटिसिज्म के उन्हें अलग-अलग आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करने चाहिए, यानी उनके बारे में सोचने के लिए मोटिवेट करना होगा। ऐसा करने से जितने क्रिएटिव आइडियाज़ एक इंसान डेवलप कर सकता है, एक ग्रुप उससे कई ज़्यादा कर सकता है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन नई स्टडीज़ में कुछ और ही पता चला है। इसमें यह साबित हुआ है कि जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो वो एक दूसरे पर भरोसे हो जाते हैं और अपना बेस्ट नहीं देते, वो काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो काम ठीक से नहीं भी हुआ तो उसका सारा दोष किसी और के सर पड़ जाएगा। इसलिए सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए लोग खुद को जिम्मेदार नहीं बनाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अकेला रहना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहली 1 मिनट की एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है अपने कॉन्शियस माइंड को खाली करना। और ऐसा आप एक क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू या फिर वर्ड सर्च पजल खेलकर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी एक ऐसी प्रॉब्लम को लिखकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। इसके बाद अपना पूरा फोकस एक पजल को सॉल्व करने पर लगा दीजिए। इसके बाद सीधा अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके माइंड में नए आइडियाज़ आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ मिनट के लिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दिया था। आप प्राइमिंग की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान दे रहे हों तो कुछ देर के लिए उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए। ऐसा करने के लिए आप म्यूजियम जा सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, ड्राइव पर जा सकते हैं या फिर कहीं टहलने भी जा सकते हैं। बस अपने ब्रेन को नए आइडियाज़ ढूंढने दीजिए और अपनी प्रॉब्लम और अपने नए एक्सपीरियंस के बीच कनेक्शन ढूंढिए। आप प्रॉब्लम को देखने का अपना नज़रिया भी बदल सकते हैं। जैसे आप इसे एक बच्चे के नज़रिए से देख सकते हैं। आप इज़ लाइक यानी के जैसा है रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा कस्टमर्स मिलने से आपको बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा सड़क पर गिटार बजाने वाले को ज़्यादा पैसा कमाने पर लगता है। रिलेशनशिप्स। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी के लिए एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान देकर सुनना कम्युनिकेशन का एक असरदार तरीका है। इसमें आप अपने पार्टनर की परेशानी को अपने हिसाब से समझते हैं और उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हस्बैंड ड्रिंक करके घर आता है और फिर घंटों टीवी देखता है तो उसे अपनी वाइफ की बात सुननी चाहिए। अपनी वाइफ की परेशानी सुनने के बाद उसकी बातों को अपने वर्ड्स में बदलकर उसे बताना चाहिए कि उसके बुरे बर्ताव से उसे क्या लगता है कि उसकी वाइफ कैसा फील करती होगी। थेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स इस टेक्निक का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इससे सच में सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बनाने में मदद मिलती है? 1990 में जॉन गॉटमन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 100 नए शादीशुदा लोगों को स्टडी किया। उन्होंने इन कपल्स को 6 साल तक ऑब्जर्व किया। जॉन ने ये जानने की कोशिश की कि एक्टिव लिसनिंग से सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने में मदद मिलती भी है या नहीं। उन्होंने इन कपल्स के बीच होने वाली बहस को रिकॉर्ड भी किया। जब जॉन और उनकी टीम ने इस डेटा को एनालाइज करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का एक्टिव लिसनिंग से कोई लेना देना नहीं था। इस स्टडी से ये भी साबित हुआ कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स 2 चीज़ों से बनते हैं। पहला, औरत एक प्रॉब्लम को सामने लाती है, उसे एनालाइज करती है और उसके लिए अलग अलग उपाय बताती है। दूसरा, एक आदमी बिना गुस्सा या चिड़चिड़ाहट के अपनी वाइफ की बात को सुनता और समझता है। जिस कपल में ये 2 खूबियां नहीं होती हैं वो आमतौर पर अलग हो जाते हैं। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम कुछ सिंपल और आसान से स्टेप्स ले सकते हैं।
स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक स्टडी से ये पता चला है कि एक कपल को साथ रहने के लिए नए और एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, जैसे उन्हें डांस सीखना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और साथ में ट्रैवल करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एक और टेक्निक है जो है जर्नलिंग करना। जैसे पहले दिन आप शुरू में 10 मिनट के लिए ये लिख सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में कैसा फील करते हैं। अपनी इमोशंस की गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिए और खुलकर लिखिए। दूसरे दिन आप एक खराब रिलेशनशिप वाला कपल चुनिए और फिर वो 3 वजह लिखिए जो आपको लगता है कि उनके रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। फिर 3 वजह सोचिए जो आपके रिलेशनशिप को उस कपल से बेहतर बनाती हैं। तीसरे दिन अपने पार्टनर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए। किसी एक क्वालिटी पर फोकस कीजिए और लिखिए कि आपको वो क्वालिटी क्यों पसंद है। 1 मिनट की दूसरी टेक्निक है कि आप खुद को उन चीज़ों से घेर लीजिए जो आपको अपने पार्टनर की याद दिलाती हैं, जैसे कोई रिंग या नेकलेस जो आप दोनों के पास हो, या फिर एक ऐसा गिफ्ट जो आपको एक खास मौके पर मिला था। आप अपने पार्टनर की कोई भी चीज़ अपने वॉलेट, बैग, डेस्क या फिर आसपास की लोकेशन में लग सकते हैं। ऐसी चीज़ चुनिए जो आपके प्यार और साथ की याद दिलाए। पेरेंटिंग 2004 में ग्लेन शेलनबर्ग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए 6 साल के बच्चों को इनवाइट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी। उन्होंने 140 से ज़्यादा बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें कुछ नहीं सिखाया गया। बाकी 3 ग्रुप्स को कीबोर्ड स्किल्स, ड्रामा और वॉइस ट्रेनिंग सिखाई गई। सभी लेसन पूरा करने के बाद सभी बच्चों ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया। स्टडी के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि जिन बच्चों ने कीबोर्ड और वॉइस लेसन लिए थे उनके आईक्यू में काफ़ी सुधार हुआ था, लेकिन जिन बच्चों ने ड्रामा सीखा था उनके इंटेलिजेंस लेवल में कोई सुधार नहीं हुआ था। इस स्टडी से हमने ये जाना कि म्यूज़िक एक बच्चे के ब्रेन के पावर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने के साथ साथ ज़्यादा लंबे वक्त के लिए एक ही काम पर फोकस करना भी सिखाता है। इससे उनकी मेमोरी भी बेहतर हो गई थी। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उसे म्यूज़िक सिखाएं। पेरेंटिंग से जुड़ा दूसरा मुद्दा है प्रेज़, यानी तारीफ करना। ज़्यादातर स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि अपने बच्चे के हर अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ करने से उनका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन स्टडीज़ के हिसाब से पेरेंट्स को अपने बच्चों को इंटेलिजेंट, आर्टिस्टिक और सक्सेसफुल कहते रहना चाहिए और उनके साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी स्टडीज़ हैं जो कुछ और ही कहती हैं। वो कहती हैं कि तारीफ करना पेरेंटिंग से जुड़ा बड़ा ही नेगेटिव तरीका है। तारीफ करने से बच्चे को कुछ देर के लिए तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर वो फेलियर से डरने लगता है। इससे बच्चा चैलेंजेस का सामना करने से दूर भागता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। जैसे अगर आप अपने बच्चे को ब्रिलियंट बोलते रहेंगे तो उसे ये विश्वास हो जाएगा कि कुछ पाने के लिए उसे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसके मोटिवेशन और नए एक्सपीरियंसेस लेने की एक्साइटमेंट को कम कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि तारीफ करने से आपका बच्चा झूठ बोलने लगे। जैसे जिस बच्चे को पूरी ज़िंदगी इंटेलिजेंट कहा गया है, अगर उस बच्चे के ख़राब नंबर आते हैं तो वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तारीफ करना गलत है। अपने बच्चे की एबिलिटी की तारीफ करने के बजाय आपको उसकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी मेहनत की तारीफ की जाती है वो भले ही सक्सेसफुल ना हो, लेकिन वो कभी फेलियर से नहीं डरते हैं। ये बच्चे हमेशा नए चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करने और सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं होता है। बच्चे की मेहनत और कोशिश की तारीफ करने से उसका मोटिवेशन भी बढ़ता है और अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए मेहनत करने की इच्छा भी वक्त के साथ बढ़ती रहती है। जब भी आपको अपने बच्चे की तारीफ करने का मन करे तो 1 मिनट के लिए रुकिए और अपने एक्शन के बारे में सोचिए। जैसे आपकी बेटी को अच्छे नंबर लाने के लिए बधाई देने के बजाय उसे ये समझाइए कि आप उसकी कड़ी मेहनत, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और प्रेशर में काम करने की एबिलिटी पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर आपका बेटा किसी फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गया है तो टीम का हिस्सा बनने के लिए उसकी तारीफ मत कीजिए, बल्कि उसकी ताकत, सहन शक्ति और सोशल स्किल्स की तारीफ कीजिए। आप अपने बच्चे से उसकी मेहनत के बारे में कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे आप अपनी बेटी से पूछ सकते हैं कि उसने अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना कहाँ से सीखा और पढ़ाई का इतना प्रेशर होने के बावजूद इतने अच्छे नंबर कैसे ला पाई। आप अपने बेटे से भी उसकी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज और अपने दोस्तों का दिल जीतने के लिए उसकी कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये सवाल आपके बच्चे को उसके स्किल्स पर फोकस करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना भी बहुत ज़रूरी है।
आप फोकस या फ्रीज गेम्स जैसी आसान एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक चलाइए और अपने बच्चे से म्यूजिक रुकने पर फ्रीज होने के लिए कहिए। आप अपने बच्चे को रिलैक्सिंग गानों पर स्लो डांस और फास्ट गानों पर फास्ट डांस करने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपके बच्चे ने इसमें मास्टर कर लिया है, तो अलग स्टेप की ओर बढ़िए। आप उन्हें बिल्कुल उल्टा करने के लिए भी कह सकते हैं, मतलब स्लो गानों पर फास्ट डांस करना और फास्ट गानों पर स्लो डांस करना। अपने बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत समझाने का दूसरा तरीका है उसे वक्त की कीमत सिखाना। जैसे जब आप नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा किसी काम पर बिल्कुल फोकस्ड है, तो उससे पूछिए कि उसे क्या लगता है कि वो कितनी देर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और इस बात पर जोर दीजिए कि जब वो अपना पूरा अटेंशन किसी काम पर लगाता है तो वक्त कैसे गुजर जाता है इसका एहसास तक नहीं होता है। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अपना मनपसंद काम करने के बीच में जब आपने उसे टोका तो उसे कैसा लगा। ये सवाल आपके बच्चे को ये सिखाएंगे कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। डिसीजन मेकिंग। क्या ग्रुप में रहने से आपके डिसीजन लेने की स्किल पर असर पड़ता है? MIT की रिसर्चर्स ने ये जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या लोगों ने ग्रुप में रहकर ज़्यादा रिस्क लिया है। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को लाइफ कोच जैसा बनने के लिए कहा। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कई अलग अलग सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम्स दिए, जहां पार्टिसिपेंट्स को दूसरे इंसान को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताना था। इन प्रॉब्लम्स में अलग अलग लेवल का रिस्क लेना शामिल था। जैसे एक प्रॉब्लम में हेलेन नाम के राइटर की जिंदगी के बारे में बताया गया था। हेलेन एक चीप थ्रिलर राइटर थी जो सिर्फ इतना पैसा कमा लेती थी कि उनका खर्चा निकल जाए। हेलेन को एक नॉवल लिखने का मौका मिला। अपनी नॉवल को ख़त्म करने के लिए उन्हें चीप थ्रिलर्स लिखना बंद करना पड़ा था। इसलिए उन्हें नॉवल लिखने पर फोकस करने के लिए अपनी करंट इनकम को छोड़ना था। लेकिन नॉवल के इस बिजनेस में सक्सेस मिलने की 100% गारंटी भी नहीं थी। हो सकता था कि ये नॉवल हिट होकर बहुत पैसा कमा कर देती, या फिर एक फेलियर बनकर हेलेन का राइटिंग करियर भी खत्म कर सकती थी। अब पार्टिसिपेंट्स को ये फैसला करना था कि क्या हेलेन को अपने रिस्की नॉवल के लिए अपनी चीप थ्रिलर्स को लिखना छोड़ देना चाहिए या नहीं। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को इस प्रॉब्लम को अकेले ही सॉल्व करने के लिए कहा और इसके बाद उन्हें 5-5 के ग्रुप में बांटकर फैसला लेने के लिए कहा गया। इससे रिसर्चर्स को ये पता चला कि अकेले लिए गए फैसले के मुकाबले ग्रुप में लिया गया फैसला ज़्यादा रिस्की था। इस बात से ये साबित हो गया कि ग्रुप में रहकर आप एक्सट्रीम फैसले लेते हैं। अगर ग्रुप में रिस्क टेकर्स यानी रिस्क लेने वाले लोग हैं तो उनके द्वारा लिए गए फैसले में ज़्यादा बहादुरी दिखती है। अगर ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स कंजर्वेटिव यानी छोटी सोच के या रिस्क लेने से डरने वाले होंगे तो उनका फैसला हेलेन को अपनी नॉवल छोड़कर अपनी करंट इनकम पर फोकस करने के लिए मजबूर कर देगा। एक ग्रुप में रहने से आपकी सोच और आपके नज़रिए को और ताकत मिलती है। अगर आपकी कोई छुपी हुई इच्छा या आइडिया है तो अपने जैसे लोगों के ग्रुप में रहने से ये दबी हुई इच्छाएं ऊपर आने लगती हैं। कभी-कभी आप चौंक जाएंगे कि एक खास ग्रुप में आप अपना एक सीक्रेट बता रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ग्रुप ने आपको खुलकर बोलने के लिए पुश किया है। कुछ स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि ग्रुप थिंकिंग से पोलराइजेशन होता है। ऐसा तब होता है जब मजबूत लोगों का फैसला कमज़ोर लोगों के फैसले को दबा देता है। जैसे ग्रुप में जिन लोगों की मजबूत आवाज़ होती है वो कम कॉन्फिडेंट लोगों को अपने फैसले पर राज़ी कर लेते हैं। इस वजह से ग्रुप थिंकिंग से ऐसे इर्रैशनल फैसले लिए जाते हैं जो बायस्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप में रहना गलत है, लेकिन हमें अपनी राय बचाकर रखनी चाहिए और सोच समझकर अपना ग्रुप चुनना चाहिए। हमें पर्स्यूएसिव लोगों से भी सावधान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक मॉल में गए जहां एक स्किल्ड सेल्समैन ने आपको कुछ ऐसा खरीदने के लिए मना लिया जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। वो आपको एक ऐसा ऑफ़र देता है जिसे आप मना नहीं कर पाते। एक बार जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये ऑफ़र बेकार के होते हैं तो आप अपने आप को ऐसे फैसले लेने से बचा सकते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछतावा महसूस हो। फैसला लेने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना। आप फ़ायदे और नुकसान लिखकर अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको उस सिचुएशन को एनालाइज करने और एक लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करेगी। कभी कभी हमारे सामने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है। इस केस में हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। खुद से पूछिए कि आपको किस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए और फिर 5 मिनट के लिए एक एनाग्राम पर काम कीजिए। जब आप एक वर्ड के लेटर्स को आपस में बदलकर एक नया टर्म बनाते हैं तो इसे एनाग्राम कहते हैं। जैसे अ मोटो फ्रेज को बदलकर आप एक मशहूर फ्रूट टमेटो बना सकते हैं। कुछ एनाग्राम्स का जवाब देने के बाद बिना कॉन्शियस थिंकिंग के अब अपने फैसले को लिखिए। एनाग्राम पर काम करने से कॉन्शियस माइंड को आराम करने का मौका मिलता है और आपका अनकॉन्शियस माइंड फैसला लेने के लिए आगे आ जाता है।
डिसीजन लेने के साथ एक और प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, जो है पछतावा। ये पक्का करने के लिए कि आपको अपने लिए गए फैसले पर पछतावा ना हो, आपको सही फैसला लेने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं, ताकि बाद में आप को ठीक करने के तरीके ढूंढिए। और अगर आपको ये पछतावा है कि आपने कोई काम क्यों नहीं किया, तो उसे करने का वक्त आ गया है। आखिर में, अगर आपको अपने किए हुए किसी काम पर पछतावा भी होता है, तो अपने थॉट को ज़्यादा पॉजिटिव थॉट से बदलने की कोशिश कीजिए। अपने प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचिए और गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय ये सोचिए कि आप कितने खुशनसीब हैं। कंक्लूजन। रिचर्ड वाइसमैन बहुत अलग तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी बुक में एक मिनट की ऐसी प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर किया है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले आपने सीखा कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप जर्नल रखने, ज़्यादा शुक्रगुजार होने और दूसरों के प्रति काइंड रहने जैसी रोज़ की आदतों को अपनाकर ज़्यादा खुश रह सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आपको आगे के बारे में प्लान करना चाहिए, टाल मटोल न करने के और डबल थिंकिंग भी करना चाहिए। डबल थिंक करने के लिए आपको अपने स्टेप्स के फायदों के बारे में सोचना है और मुश्किलों का अंदाज़ा लगाना है। तीसरा, आपने जाना कि ग्रुप में काम करने से क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती। क्रॉसवर्ड पजल, प्राइमिंग और जैसा है कहा गेम जैसी एक्टिविटीज़ आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट करती हैं। चौथा, आपने सीखा कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहिए। अपने पार्टनर की शिकायतें सुनते समय अपने दिमाग को खुला रखिए। जर्नल लिखना और नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस से जुड़ने से कपल्स का रिलेशनशिप और मजबूत होता है। पांचवा, आपने सीखा कि म्यूजिक से बच्चे की इंटेलिजेंस बेहतर होती है। आपने ये भी सीखा कि रिजल्ट्स के लिए तारीफ करने से कहीं बेहतर होता है कि बच्चे की कोशिश की तारीफ की जाए। आखिर में, आपने सीखा कि ग्रुप सेटिंग में आपको अपनी चॉइस को बचा कर रखना चाहिए। हमेशा अपने जैसे लोगों का ऐसा ग्रुप चुनिए जिनका आप पर पॉजिटिव असर हो। अपने कॉन्शियस माइंड को खाली कीजिए और अपने अनकॉन्शियस माइंड को फैसला लेने दीजिए, ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। आप किसी प्रॉब्लम को ठीक करके और पास्ट को भूलकर अपने पछतावे को हैंडल कर सकते हैं। इस समरी में जो 59 सेकंड की एक्सरसाइजेज आपने सीखी हैं, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अपने लाइफ के उस एरिया के बारे में सोचिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं और एक बार में सिर्फ एक टेक्निक को 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन इन 1 मिनट की एक्सरसाइजेज ने इसे आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। बस अब इसे मुमकिन करने के लिए आपके अपने रोज़ के रूटीन में से सिर्फ 1 मिनट देना होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।